हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्वास्तिका मोटिवेट्स। कैसे हैं आप सब? बढ़िया है। तो चलिए फिर आज की जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम फटाफट से देख लेते हैं, राइट? तो हुआ क्या है, काफी सारे गवर्नर्स अपॉइंट किए गए हैं, कुछ गवर्नर्स को शफल किया गया है, मतलब वो पहले किसी और स्टेट के गवर्नर थे, उसके बाद में किसी और स्टेट के गवर्नर बन गए। ठीक है, तो सारे लोगों के नाम हम लोग एक साथ जान लेंगे। सबसे पहले तो आरिफ मोहम्मद खान जी, यहाँ पे आपको इमेज में दिख रहे होंगे। इन्होंने बिहार के गवर्नर के तौर पर शपथ ले ली है। वहीं राजेंद्र विश्वनाथ अर्लेकर जी, जो कि आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं, इन्होंने केरला के गवर्नर के तौर पे शपथ ले ली है। ठीक है, तो राजेंद्र अर्लेकर जी इससे पहले कहाँ के गवर्नर थे? इसके पहले ये बिहार के गवर्नर थे। ठीक है, और अब कहाँ के हो गए हैं? अब ये केरला के गवर्नर के तौर पर शपथ ले चुके हैं। तो गवर्नर को ओथ कौन दिलाता है? गवर्नर को ओथ चीफ जस्टिस दिलाते हैं। चीफ जस्टिस जो उस पर्टिकुलर स्टेट के होते हैं, उन्होंने दिलाया। इन्होंने केरला के गवर्नर के तौर पे शपथ ली है, तो चीफ जस्टिस ऑफ केरला ने इन्हें शपथ दिलाई, जिनका नाम है नितिन मधुकर। राइट, नितिन मधुकर इनका नाम है। ठीक है, इनकी ओथ सेरेमनी में केरला के सीएम यानी कि पिनारी विजयन जी ये भी प्रेजेंट थे। ठीक, और आरिफ मोहम्मद जी पहले केरला के गवर्नर थे और अब इन्हें शिफ्ट कर दिया गया है। कहाँ पर? बिहार में। ठीक है, तो आरिफ मोहम्मद जी को शपथ किसने दिलाई? पटना हाई कोर्ट के हाई पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस, जिनका नाम है विनोद चंद्रन। विनोद चंद्रन ने इन्हें शपथ दिलाई, और इस टाइम पर यहाँ के सीएम यानी कि नीतीश कुमार जी प्रेजेंट रहे। ठीक है, तो ये दो हो गए जिनको शफल किया गया है। साथ ही यहाँ पे पूरी लिस्ट है। मणिपुर में नए गवर्नर के तौर पे अजय भल्ला जी को अपॉइंट किया गया है। इनसे पहले अनुसुईया उइके थी। केरला में आपको मैंने बता दिया कि राजेंद्र अर्लेकर जी को अपॉइंट किया गया है। इनसे पहले आरिफ मोहम्मद जी थे। बिहार में आरिफ मोहम्मद जी को अपॉइंट किया गया है। इससे पहले राजेंद्र अर्लेकर थे। ओडिशा में हरि बाबू जी को अपॉइंट किया गया है। इनसे पहले रघुबर दास थे। और मिजोरम में जनरल विजय कुमार सिंह जी को अपॉइंट किया गया है। इनसे पहले हरिबाबू खम्बामपति थे। ठीक है, तो ये टोटल 5 स्टेट्स का सिनेरियो है जहां पर गवर्नर्स को चेंज किया गया है। तो गवर्नर्स आखिर कौन होते हैं? गवर्नर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं। सेंट्रल के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं इन स्टेट्स, राइट? रिप्रेजेंटेटिव्स इन स्टेट। तो क्या कोई आर्टिकल है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में? तो बिल्कुल है, जान लेते हैं। आर्टिकल नंबर 152 से लेकर के 162 तक गवर्नर ऑफ स्टेट्स के बारे में बात की जाती है। आर्टिकल नंबर 152 में आपको स्टेट्स की डेफिनेशन मिलेगी, राइट? कि स्टेट आखिर होता क्या है। स्टेट केवल राज्य नहीं होता है, स्टेट और भी चीजें स्टेट के अंडर में आती हैं, तो वो चीज लिखी हुई है। आर्टिकल नंबर 153 ये कहता है गवर्नर्स ऑफ स्टेट्स के बारे में। 154 में इनके एग्जीक्यूटिव पावर के बारे में। 155 विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि गवर्नर के अपॉइंटमेंट से रिलेटेड है। 156 आर्टिकल टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ गवर्नर के बारे में बात करता है। आर्टिकल 157 क्वालिफिकेशन और अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर के बारे में बताता है। 158 कंडीशंस ऑफ गवर्नर्स ऑफिस के बारे में बताता है। 159 विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, जो कि ओथ एंड अफर्मेशन के बारे में बताता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल्स हैं जो कि गवर्नर से जुड़े हुए हैं, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट नंबर 6 में मेंशन है। पार्ट नंबर 6 में मेंशनड है। ओके, लेट्स मूव विद अनदर न्यूज जो कि जुड़ा हुआ है विंटर चारधाम यात्रा से। तो आखिर विंटर चारधाम यात्रा क्या है? चारधाम यात्रा के बारे में तो हमने सुना है, पर ये विंटर चारधाम यात्रा क्या है? तो एक्चुअली हुआ क्या है, आप सभी को पता है छोटी चारधाम यात्रा। छोटी चारधाम यात्रा जिसके अंदर में 4 धार्मिक स्थल आते हैं: यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ। ये चारों के चारों कहाँ पर लोकेटेड है? उत्तराखंड में लोकेटेड है, और ये छोटी चारधाम यात्रा के नाम से जाने जाते हैं।
सर्दियों में क्या होता है कि यहाँ पर बहुत सारी स्नोफॉल होती है जिसकी वजह से ये मंदिर पूरी तरीके से बंद कर दिए जाते हैं। बंद करने के बाद अब दिक्कतें किसको होती हैं? दिक्कतें होती हैं श्रद्धालुओं को। वो दर्शन नहीं कर पाते हैं क्योंकि मंदिर बंद कर दिया जाता है। तो कैसे वो दर्शन कर सकते हैं? इसके लिए उत्तराखंड की गवर्नमेंट ने, उत्तराखंड के टूरिज्म डिपार्टमेंट ने एक नया तरीका, एक नया इनिशिएटिव लिया है जिसे हम विंटर चारधाम यात्रा के नाम से जान रहे हैं। ठीक है? तो विंटर चारधाम यात्रा में आखिर होगा क्या? तो विंटर चारधाम यात्रा में ये जो चारों छोटी चारधाम यात्रा के साइट्स हैं, इन्हें शिफ्ट किया जाएगा नीचे की तरफ, पहाड़ों से नीचे की तरफ, जहां पर ऑफ सीजन में भी श्रद्धालु दर्शन कर सके सारे डाइटीज के। ठीक है? तो यमुनोत्री, यमुनोत्री को कहाँ शिफ्ट किया जा रहा है? यमुनोत्री को शिफ्ट किया जाता है खारसाली, जो कि उत्तर काशी में लोकेटेड है। उत्तर काशी में लोकेटेड है। गंगोत्री, गंगोत्री को कहाँ पर शिफ्ट किया जा रहा है? गंगोत्री को मुखबा, मुखबा में, ये भी उत्तर काशी में लोकेटेड है। उत्तर काशी में लोकेटेड है। एंड केदारनाथ, केदारनाथ को कहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा? ओमकारेश्वर, ओमकारेश्वर टेम्पल, ओमकारेश्वर टेम्पल, जो कि रुद्रप्रयाग में लोकेटेड है। एंड बद्रीनाथ जी, बद्रीनाथ जी को कहाँ पर दर्शन कर पाएंगे लोग? पांडुकेश्वर, पांडुकेश्वर विच इज इन चमोली डिस्ट्रिक्ट, राइट? तो ये चारों साइट्स विंटर चार धाम के नाम से जानी जा रही हैं, जहां पर जो श्रद्धालु हैं, जो डिवोटीज हैं, वो ऑफ सीजन में भी जा करके भगवान के दर्शन कर पाएंगे। ऐसा इसलिए किया गया है ताकि टूरिज्म को प्रमोट किया जा सके उत्तराखंड में। ठीक है? ओके। तो उत्तराखंड आया है, तो यू शुड नो अबाउट उत्तराखंड एज वेल, है कि नहीं? कि उत्तराखंड को कब फॉर्म किया गया था, क्या इसका पहले नाम था और बाद में क्या नाम इसका रखा गया। आप सभी को पता होगा कि उत्तराखंड को यूपी से सेपरेट करके बनाया गया है, राइट? पहले ये यूपी का पार्ट हुआ करता था, लेकिन बाद में इसे यूपी से अलग करके उत्तराखंड फॉर्म किया गया। कब इसको फॉर्म किया गया है? तो इसका फॉर्मिंग डे है 9th ऑफ नवंबर 2000 को उत्तर प्रदेश से अलग करके उत्तरांचल बनाया गया। क्या बनाया गया? उत्तरांचल बनाया गया, जिसके बाद इसका नाम बदल करके उत्तराखंड रखा गया। इसकी कैपिटल क्या है? इसकी कैपिटल है देहरादून, राइट? देहरादून इसकी कैपिटल है। लेजिस्लेटिव असेंबली से बात की जाए तो टोटल 71 सीट्स हैं। लोकसभा 5 सीट, राज्यसभा 3 सीट्स। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स 13 हैं यहाँ पे। बहुत सारे टेम्पल्स यहाँ पर लोकेटेड हैं। 4 तो मैंने आपको ऐसे ही बता दिए, जो छोटी चारधाम यात्रा के नाम से जाने जाते हैं, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ टेम्पल, ये सारे। लैंग्वेजेस की बात की जाए तो यहाँ पर हिंदी, संस्कृत, गढ़वाली, गढ़वाली, ये सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, राइट? तो इतनी चीज आपको यहाँ से याद रखनी है। बस ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि टूरिज्म डेवलप किया जा सके उत्तराखंड में। बस मैनेज क्या करना होगा? थोड़ी सी मैनेजमेंट में प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि सस्टेनेबल वे में इसको हैंडल करना, इसको मैनेज करना सबसे बड़ा टास्क होगा उत्तराखंड की गवर्नमेंट के लिए, राइट? नेक्स्ट, इंडिया का सबसे पहला कोस्ट लाइन बॉर्डर्स बर्ड सेंचुरी, सॉरी बर्ड सेंसस कंडक्ट किया जा रहा है। कहाँ पर कंडक्ट किया जा रहा है? कंडक्ट किया जा रहा है गुजरात में। ऐसा नहीं है कि बर्ड सेंसस पहली बार कंडक्ट किया जा रहा है। आपने ध्यान से इसको पढ़ा होगा, दिस इज कोस्ट लाइन वाटर बर्ड सेंसस, ठीक है? क्योंकि गुजरात जो है वो हमारा कोस्टल कोस्टल स्टेट है कि नहीं? सी से बॉर्डर शेयर करता है, तो वहां पे पहली बार बर्ड की काउंटिंग की जा रही है। ठीक है? तो कहाँ से गुजरात में भी इसे शुरू किया गया है? इसे शुरू किया गया है फ्रॉम मेरीन नेशनल पार्क, मेरीन नेशनल पार्क, जो कि लोकेटेड है जामनगर में। ठीक है? जामनगर में। ये टोटल और टोटल 3 दिनों का सेंसस है। 3 days सेंसस इट इज। कंडक्ट कौन करवा रहा है? तो इसे कंडक्ट कराया जा रहा है बाय डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट एंड बर्ड बर्ड कंजर्वेशन सोसाइटी द्वारा। ठीक है?
इस सेंसस को कंडक्ट कराया जा रहा है। कहा ये जा रहा है कि अराउंड 300 स्पीशीज का घर है ये रीजन, जहाँ पे बर्ड्स, एक तो जो यहाँ रहती हैं एंडेमिक बर्ड्स हैं वो, दूसरी माइग्रेटरी बर्ड्स भी यहाँ पर आती हैं। और तो और ये जो मेराइन नेशनल पार्क है ये 3 डिस्ट्रिक्ट्स में फैला हुआ है। कौन कौन से हैं वो डिस्ट्रिक्ट? एक तो है देवभूमि, देवभूमि द्वारका, दूसरा है जामनगर, तीसरा है मोरबी। इन तीनों डिस्ट्रिक्ट में ये पूरी तरीके से फैला हुआ है। करीबन 170 किलोमीटर के कोस्टल एरिया को ये कवर कर रहा है और 42 आइलैंड्स को भी कवर करेगा। 42 आइलैंड्स के रीजन को भी कवर करेगा। सो दिस इज फर्स्ट, इसलिए हमारे लिए जानना जरूरी है कि पहली बार कोस्टलाइन बर्ड सेंसस कहाँ पर कंडक्ट किए गए। ठीक है, गुजरात में, गुजरात के मेराइन नेशनल पार्क से, जो कि जामनगर में लोकेटेड है। नेक्स्ट, एक डे सेलिब्रेट करा जाता है जिस डे का नाम है वर्ल्ड ब्रेल डे। इसे 4th ऑफ जनवरी को सेलिब्रेट किया जाता है। राइट, क्यों सेलिब्रेट करते हैं? एक्चुअली ये बर्थ एनिवर्सरी होती है लुई ब्रेल की, लुई ब्रेल की, जो कि विजुअली इम्पेयर्ड थे। एक्चुअली ये बाय बर्थ नहीं थे, एक एक्सीडेंट की वजह से इनकी आईसाइट जो थी वो चली गई थी। तो ये विजुअली इम्पेयर्ड थे और इन्होंने एक टेक्निक को डेवलप किया। इस स्क्रिप्ट को हम लोग ब्रेल स्क्रिप्ट कहते हैं, जिससे जो विजुअली इम्पेयर्ड लोग हैं वो रीड कर सकते हैं। तो काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इन्होंने कंट्रीब्यूशन दिया है ऐसे लोगों की एजुकेशन और पढ़ाई को और ज़्यादा बेहतर बनाने के लिए, ताकि विजुअल इम्पेयर्ड लोग और अच्छे से अपने आप को ग्रो अप कर सके। राइट, तो उन्हीं को याद करते हुए 4th ऑफ जनवरी को ये डे सेलिब्रेट किया जाता है। ये लुई ब्रेल की बर्थ एनिवर्सरी होती है। नेक्स्ट, अमित शाह जी ने अभी एक बुक को अनवील किया है। उस बुक का नाम है जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख। एक्चुअली मैं लिखती हूँ यहाँ पे जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख थ्रू द एजेस, थ्रू द एजेस। इस नाम की बुक को अमित शाह जी, जो कि हमारे होम अफेयर मिनिस्टर हैं, होम अफेयर मिनिस्टर हैं, इन्होंने अनवील किया है। कहाँ पर अनवील किया है? इसे अनवील किया है न्यू दिल्ली में। यहाँ पर ये एज अ चीफ गेस्ट थे। साथ ही यहाँ पर प्रेजेंट रहे धर्मेंद्र प्रधान जी, जो कि गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर यहाँ पर गए थे। ये हमारे एजुकेशन मिनिस्टर हैं। ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर हैं। इन्होंने इस बुक को अनवील किया है, जिसमें जम्मू एंड कश्मीर के बारे में और वहाँ के कल्चर्स के बारे में बताया है। कितना इम्पोर्टेंट रोल वो प्ले करता है इंडिया की हेरिटेज और डेवलपमेंट में, ये सारी बातें उस बुक में बताई गई हैं। ओके, अब जम्मू कश्मीर आया तो यू शुड नो अबाउट जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख एज वेल। आप सभी को पता है 31 ऑफ अक्टूबर 2019 को जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, इन दोनों को एक यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। मतलब इसको सेपरेट, इसको सेपरेट, इसको एक अलग यूनियन टेरिटरी का दर्जा दिया गया। मैप में आप यहाँ पे देख सकते हो, ये वाला रीजन है जम्मू एंड कश्मीर का, ये वाला रीजन है लद्दाख का। और अगर आप डेली करंट अफेयर फॉलो करते हो तो मैंने ये चीज बता रखी थी कि लद्दाख में पहले 5 डिस्ट्रिक्ट्स हुआ करते थे। सॉरी, 2 डिस्ट्रिक्ट हुआ करते थे, नॉट 5। 5 नए डिस्ट्रिक्ट्स ऐड ऑन किए गए हैं। और अब कुल मिलाकर के अगर देखा जाए तो लद्दाख में टोटल कितने डिस्ट्रिक्ट्स हो चुके हैं? टोटल हो चुके हैं 7 डिस्ट्रिक्ट्स। सो इतनी चीजें आपको यहाँ से याद रखनी है। नेक्स्ट, एक बहुत ही फेमस पर्सनालिटी जिनका हिस्ट्री से काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट जुड़ाव है, सावित्री बाई फूले जी। इनकी बर्थ एनिवर्सरी अभी थी 3rd ऑफ जनवरी को, जिसके उपलक्ष्य में हमारे प्राइम मिनिस्टर ने इन्हें ट्रिब्यूट पे किया। ठीक है, तो 3rd ऑफ जनवरी को इनका जन्म हुआ था। तो कौन से ईयर में इनका जन्म हुआ था? इनका जन्म हुआ था 1831 में एट नए गांव, नए गांव बॉम्बे में। ठीक है, ये एक इंडियन टीचर रही हैं, इंडियन टीचर रही हैं, साथ ही साथ सोशल रिफॉर्मर रही हैं, सोशल रिफॉर्मर रही हैं। इन्होंने विमेंस और गर्ल्स की एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है। साथ ही इनके हस्बैंड का नाम था ज्योतिबा फूले जी।
ज्योतिबा फूले जी, इन दोनों लोगों ने मिलकर के ईयर ईयर एक्चुअली इन दोनों लोगों ने मिलकर के ईयर 1848 में सबसे पहला गर्ल्स स्कूल ओपन किया था। गर्ल्स स्कूल ओपन किया था पुणे में। साथ ही इन्होंने स्थापना की थी सत्य शोधक समाज की। कौन से ईयर में? वो ईयर आपके लिए इंपॉर्टेंट है। दैट ईयर इज 1892। इन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। विमेन राइट के लिए इन्होंने फाइट किया। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं क्योंकि ये पोएट और ऑथर भी थी। इन्होंने कुछ किताबें लिखी हैं जैसे काव्य फूले 1854 में, और बावन काशी सुबोध रत्नाकर 1892 में, गो गेट एजुकेशन, ये सारी किताबें इनके द्वारा लॉन्च की गई हैं। स्टैचू आप देख सकते हो, ये ज्योतिबा फूले जी और ये सावित्रीबाई फूले जी, इन्हें डेडिकेट करते हुए औरंगाबाद जो कि महाराष्ट्र में लोकेटेड है, स्टैचू भी बनवाया गया है क्योंकि काफी ज्यादा इनका इम्पोर्टेंट रोल रहा है फ्रीडम स्ट्रगल में भी, साथ साथ विमेन्स और गर्ल्स को एम्पावर करने में भी। ठीक है, तो इनकी बर्थ एनिवर्सरी कब सेलिब्रेट करते हैं हम लोग? 3 जनवरी को। यू शुड नो अबाउट। एसबीआई ने लॉन्च किया है दो नई डिपॉजिट स्कीम्स। पहला तो है हर घर लखपति स्कीम, एंड सेकेंड वन इज एसबीआई पैटर्न। इन दोनों स्कीम्स के तहत एसबीआई अपने कस्टमर्स को बहुत ही ज्यादा अच्छा इंटरेस्ट और काफी सारे बेनिफिट्स प्रोवाइड करने वाला है। हर घर लखपति जो स्कीम है, इसके तहत कस्टमर्स को 1 लाख या इसके मल्टीपल्स जमा करने में काफी सारे मदद मिलेगी। लोगों को अकाउंट में जमा करना काफी इजी होगा। साथ ही एसबीआई पैटर्न एक फिक्स्ड डिपॉजिट योजना है। ये जो एसबीआई पैटर्न है, ये एक फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम है जिसके तहत पे स्पेशली ये उन लोगों के लिए है जो कि 80 इयर्स प्लस है, राइट। 80 इयर्स या तो इनसे ज्यादा जिसकी एज है, यानी कि सीनियर सिटीजन्स के लिए ये स्कीम है और वो अपना फिक्स डिपॉजिट करा सकेंगे। साथ ही एसबीआई ने जो ये स्कीम्स लॉन्च की है, इससे बच्चों को भी काफी बेनिफिट होने वाला है ना। फाइनेंशियल टारगेट अचीव करने की जो प्रोसेस है, उसको ये काफी ज्यादा इजी बनाएगा। लोग अच्छे से सेविंग कर पाएंगे और ये 18 से बिलो वाले बच्चों के लिए भी अवेलेबल है जो कि सेविंग करने की हैबिट्स को डेवलप कर पाएंगे इस स्कीम्स के थ्रू। ठीक है, एसबीआई पैटर्न्स जो है ये केवल और केवल 80 ईयर या उनसे ऊपर वाले सीनियर सिटीजन्स के लिए ही है जो कि फिक्स डिपॉजिट के लिए अपनी इस स्कीम को अवेल करा सकते हैं अपने अकाउंट में। ठीक है, तो ये दो चीजें लॉन्च किया है एसबीआई ने, तो जिससे कि उनके कस्टमर को काफी ज्यादा फायदा हो, और फायदा होगा तो डेफिनेटली इनके कस्टमर्स और एनहांस करेंगे। नाउ नेक्स्ट न्यूज जो कि मिथाइल कोबालामीन से जुड़ी हुई है। एक्चुअली ये सोर्स होता है विटामिन बी 12 का। ठीक है, तो अब क्या किया है FSSAI, जिसका की फुल फॉर्म है फूड फूड सेफ्टी सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। ये एफएसएसआई का अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका फुल फॉर्म है। विटामिन बी 12 के रिगार्डिंग अब एफएसएसआई ने एक क्लियर गाइडलाइन दे दी है कि मिथाइल कोबालामीन को भी इस्तेमाल किया जाता है एज अ सोर्स ऑफ विटामिन बी 12, राइट। और भी फूड सोर्सेज हैं जिससे हमें विटामिन बी 12 मिलता है, जैसे कि एग, मीट, इन सारी चीजों से भी हमें विटामिन बी 12 मिलता है। तो जान लेते हैं विटामिन बी 12 के बारे में। एक्चुअली दिस इज वाटर सोल्यूबल विटामिन, पानी में इजीली ये सोल्यूबल है। साथ ही साथ ये रेगुलेट करता है सेल ग्रोथ को रेगुलेट करने का काम करता है, ब्लड के फॉर्मेशन में काफी ज्यादा हेल्पफुल है। साथ ही विटामिन बी 12 आरबीसी को बनाने में भी हेल्प करता है। आरबीसी यानी कि रेड ब्लड सेल्स, जिसकी मदद से हमें एनीमिया से छुटकारा मिल जाता है। एनीमिया खून की कमी की वजह से होता है, तो जब ये आरबीसी को फॉर्म करेगा तो खून की कमी नहीं होगी, खून की कमी नहीं होगी तो एनीमिया नहीं होगा, है ना। एंड मिथाइल कोबालामीन जस्ट अ टाइप ऑफ विटामिन बी 12, और भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं विटामिन बी 12 के,
बट मिथाइल कोबालामीन में आपको मिथाइल ग्रुप मिलेगा, साथ ही कोबल्ट देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, सो दैट्स इट फ्रॉम टुडेज न्यूज़। मिलते हैं कल के करंट अफेयर में। आई होप आप सभी को पसंद आया होगा। तो वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें एंड बने रहें मेरे साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप रिवाइजिंग एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।